स्टूडेंट्स, क्रिस्टल लैटिस को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा रिव्यू करते हैं कि हम लास्ट लेक्चर में ये पढ़ चुके हैं कि सॉलिड की बेसिकली दो टाइप्स होती हैं, अमॉर्फस सॉलिड्स और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक है, क्रिस्टल कैसे बनता है कि जब आप एक कंपाउंड का हॉट सोल्यूशन लेते थे और उसको स्लोली कूल डाउन करवाते थे तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं अपने आप को एक स्पेसिफिक ज्योमेट्री में अरेंज करते थे और इस अरेंजमेंट के नतीजे में हमारे सामने क्रिस्टल अपीयर होता था। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका मतलब है यू कैन से कि क्रिस्टल का क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं वो हाईली ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में मौजूद होते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम इस क्रिस्टल के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं इनको रिप्लेस कर दें विद द पॉइंट्स तो हम देखते हैं कि हमारे सामने एक स्पेसिफिक ज्योमेट्री आती है या यू कैन से एक ह्यूज नेटवर्क है जो हाईली ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में है, हाईली ऑर्डरली अरेंज्ड है। ठीक है, तो ये 3 डायमेंशनल पैटर्न कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का क्या कहलाएगा? दैट इज द क्रिस्टल लैटिस ऑफ दैट क्रिस्टल। ठीक है, जिस क्रिस्टल की हम बात कर रहे हैं ये उसका क्या कहलाएगा? क्रिस्टल लैटिस कहलाएगा। तो यू कैन से सिंपल लैंग्वेज में हम क्रिस्टल लैटिस को क्या कह सकते हैं कि 3 डायमेंशन पैटर्न में जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं खुद को एक खास पैटर्न में अरेंज करते हैं तो इस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। आइए स्टूडेंट्स, क्रिस्टल लैटिस को डिफाइन करते हैं कि हम इसे किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एन अरे ऑफ पॉइंट्स representing atoms, ions or molecules of a crystal arranged at different sites in 3-dimensional space is called crystal lattice. जी स्टूडेंट्स, डेफिनेशन हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रही है कि क्रिस्टल लैटिस क्या होता है? एन अरे ऑफ पॉइंट्स रिप्रेजेंटिंग एटम, आयंस और मॉलिक्यूल्स ऑफ अ क्रिस्टल अरेंज्ड एट डिफरेंट साइट्स इन 3-dimensional space is called crystal lattice। कि स्टूडेंट्स, क्रिस्टल लैटिस में ये जो हमने पॉइंट्स कहा था कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं? ये एटम्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं। अगर ये कंपाउंड आयनिक है तो ये आयंस होंगे, और अगर ये जो क्रिस्टल है वो किसी मॉलिक्यूलर सॉलिड का है तो फिर ये जो पॉइंट्स हैं ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे होंगे? मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि इसके अंदर अरे ऑफ पॉइंट्स है। ठीक है, यानी अरेंजमेंट आप देख सकते हैं पॉइंट्स की एक स्पेसिफिक मैनर में है और 3-dimensional स्पेस में इस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? दैट इज द क्रिस्टल लैटिस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इन पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं? लैटिस पॉइंट्स कहते हैं या लैटिस साइट्स भी कहते हैं। ठीक है, ये लैटिस पॉइंट्स या लैटिस साइट्स किस चीज को शो कर रहे थे? रिवाइज कर लेते हैं, एटम, आयंस और मॉलिक्यूल्स ऑफ अ क्रिस्टल। ठीक है, उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी तरह से हम लैटिस साइट्स को या लैटिस पॉइंट्स को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? लैटिस साइट्स the points or sites representing atoms, ions or molecules in a crystal lattice is called lattice points or lattice sites। ठीक है स्टूडेंट्स,
अब अगर हम क्रिस्टल लैटिस को गौर से देखें तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ पर स्मॉल ग्रुप ऑफ लैटिस पॉइंट्स हैं जिनको अगर हम 3 डायमेंशनल स्पेस में रिपीट करें तो हमारे पास क्रिस्टल लैटिस अपीयर हो जाता है। तो इन स्मॉल ग्रुप ऑफ लैटिस पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, दैट इज द यूनिट सेल। ठीक है, इस यूनिट सेल को 3 डायमेंशन में रिपीट करने से क्रिस्टल लैटिस हमारे पास अपीयर होगा। स्टूडेंट्स, यूनिट सेल को मजीद समझने के लिए मैं आपको एक डेली लाइफ से एग्जांपल देती हूँ कि आपके सामने ये एक विंडो है। अब स्टूडेंट्स आप मुझे बताएं कि इसका वो कौन सा स्मॉलेस्ट पार्ट है जिसको रिपीट करने से ये विंडो जो है हमारे पास विंडो का पैटर्न जो है वो रीअपीयर हो सकता है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ये ट्राइंगल शेप जो है दैट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट, ठीक है, जो कि फर्दर रिपीट होता होता हमारे पास विंडो का सेम पैटर्न जो है अपीयर कर देगा। तो हम कह सकते हैं ये ट्राइंगुलर शेप जो है दैट इज द यूनिट सेल ऑफ दैट विंडो। ठीक है, तो इसी तरह से क्रिस्टल लैटिस के अंदर भी वो स्मॉलेस्ट पोर्शन जो कि 3 डायमेंशनल पैटर्न में रिपीट होने से क्रिस्टल लैटिस हमें अपीयर करवा दे, दैट इज कॉल्ड द यूनिट सेल ऑफ दैट क्रिस्टल। ठीक है, तो यूनिट सेल को फर्दर डिफाइन करते हैं। द स्मॉलेस्ट पार्ट of a crystal lattice that has all the characteristic features of entire crystal lattice is called यूनिट सेल। यानी वो सबसे छोटा हिस्सा क्रिस्टल लैटिस का जिसके अंदर क्रिस्टल लैटिस की तमाम फीचर्स होंगे, ठीक है, तमाम आप कह लें कि खूबियां होंगी जिसके यानी इस वजह से हम कहते हैं कि यूनिट सेल को अगर हम 3 डायमेंशनल पैटर्न में रिपीट करने से हमारे पास क्रिस्टल लैटिस रीअपीयर हो जाता है। ठीक है, यानी अगर आपको एक क्रिस्टल का यूनिट सेल उसके बारे में इंफॉर्मेशन है कि उसका यूनिट सेल कैसा है, उसकी शेप कैसी है, उसकी लेंथ क्या है, तो हम ये बता सकते हैं बड़ी आसानी से कि इसका क्रिस्टल लैटिस किस तरह का होगा। ठीक है, तो यूनिट सेल वो स्मॉलेस्ट पार्ट है जिसमें क्रिस्टल लैटिस की तमाम खूबियां होती हैं, ऑल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स मौजूद होते हैं एंटायर क्रिस्टल लैटिस के। ठीक है, तो यूनिट सेल की हमने ये डेफिनेशन लिखी। फर्दर स्टूडेंट्स, यूनिट सेल में हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, दैट इज यूनिट सेल शोज स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज ऑफ अ क्रिस्टल। ठीक है, कि एक क्रिस्टल का क्या स्ट्रक्चर होगा ये हम यूनिट सेल को देख के आसानी से बता सकते हैं। दूसरी बात कि यूनिट सेल व्हेन रिपीटेड इन 3 डायमेंशनल स्पेस, या 3D भी मैं लिख सकती हूँ लेकिन मैं 3 डायमेंशनल स्पेस gives the entire crystal। ठीक है, यानी 3 डायमेंशनल स्पेस में अगर यूनिट सेल को रिपीट किया जाए तो एंटायर क्रिस्टल हमारे पास आ जाता है क्रिस्टल लैटिस। तो लास्ट इसका पॉइंट क्या है कि इसके अंदर कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है अबाउट द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। ठीक है, दैट इज प्रेजेंट इन आवर यूनिट सेल। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे या आप कह लेंगे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हैं जो हमें यूनिट सेल से मिलती हैं। स्टूडेंट्स, फर्दर हम यूनिट सेल को डिफरेंट पैरामीटर्स पे कैरेक्टराइज करते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, यूनिट सेल डायमेंशंस कहते हैं या क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स कहते हैं। और स्टूडेंट्स, हर यूनिट सेल की जो डायमेंशंस होती हैं वो स्पेसिफिक होती हैं। ठीक है, और इसी वजह से एक यूनिट सेल जो होता है वो डिफरेंट होता है दूसरे यूनिट सेल से। ठीक है, अब ये डायमेंशंस क्या हैं उनको देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आएंगी यूनिट सेल लेंथ,
यूनिट सेल लेंथ्स, ठीक है। 6 पैरामीटर्स हैं जिनमें 3 लेंथ्स आती हैं हमारे पास और 3 एंगल्स हैं। तो यूनिट सेल लेंथ्स हमारे पास 3 कौन सी हैं? दैट इज लेंथ ए, दैट इज अलोंग एक्स एक्सिस, लेंथ बी, दैट इज अलोंग वाई एक्सिस, एंड लेंथ सी, दैट इज अलोंग जेड एक्सिस। स्टूडेंट्स, ये आपके सामने क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस का यूनिट सेल है और अब आप इसके अंदर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ए लेंथ दैट इज अलोंग द एक्स एक्सिस, बी लेंथ इज अलोंग द वाई एक्सिस और सी लेंथ जो है वो आपको जेड एक्सिस के अलोंग नजर आ रही है, ठीक है। और स्टूडेंट्स, ये हर यूनिट सेल की डिफरेंट होती है, ठीक है। एक क्रिस्टल लैटिस का जो यूनिट सेल है उसकी ये तीनों लेंथ स्पेसिफिक होंगी फॉर अ गिवन यूनिट सेल। इन लेंथ की चेंज हो जाने से शेप भी चेंज हो जाती है, ठीक है। फर्दर हम एंगल्स की तरफ बढ़ते हैं कि यूनिट सेल में एंगल्स क्या हैं। एंगल्स ऑफ यूनिट सेल, 3 एंगल्स हैं, दैट इज एंगल अल्फा, एंगल बीटा एंड एंगल गामा, ठीक है। अल्फा बीटा गामा एंगल ये किसके दरमियान यूनिट सेल में मौजूद होते हैं? स्टूडेंट्स, अब आप देखें कि हमारा जो यूनिट सेल है इसके अंदर अल्फा एंगल किन 2 लेंथ्स के दरमियान मौजूद है? बी और सी के दरमियान मौजूद है। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर लिख देते हैं कि अल्फा एंगल इज फॉर्म्ड बिटवीन लेंथ बी एंड सी, इन दोनों के दरमियान बन रहा है। और बीटा एंगल अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये ए लेंथ और सी लेंथ के दरमियान जो एंगल है उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज द बीटा एंगल, ठीक है। तो बीटा एंगल ए और सी के दरमियान बनेगा। और इसी तरह से स्टूडेंट्स, अगर आप गामा एंगल को ऑब्जर्व करें तो वो किस 2 लेंथ के दरमियान बन रहा है? दैट इज ए एंड बी, ठीक है। ए और बी लेंथ के दरमियान जो एंगल होगा उसे हम क्या कहेंगे? गामा एंगल कहेंगे, ए और बी के दरमियान, ठीक है। स्टूडेंट्स, अगेन मैं आपको ये बात बता दूं कि एक यूनिट सेल में लेंथ्स और एंगल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि इनकी वैल्यूज चेंज हो जाने से क्रिस्टल शेप चेंज हो जाती है, यूनिट सेल के जो स्ट्रक्चर है उसकी जो ज्योमेट्री है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये हमने आपको इंफॉर्मेशन दी अबाउट यूनिट सेल, ठीक है। और उसकी यूनिट सेल की डायमेंशंस 6 पैरामीटर्स हैं जिनकी बेस पे हम एक यूनिट सेल को कैरेक्टराइज करते हैं, जिनमें हमारे पास 3 लेंथ्स हैं और 3 एंगल्स हैं। लेंथ कौन सी है? लेंथ ए, बी एंड सी, दैट इज अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। और इसी तरह से 3 एंगल्स हैं, अल्फा बीटा गामा, और हमने रिस्पेक्टिवली इनकी ये भी बताया कि किन लेंथ्स के दरमियान ये मौजूद होते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये याद ना रहे कि अल्फा एंगल किन 2 लेंथ्स के दरमियान मौजूद है तो मैं अगर आपको इसका छोटा सा ट्रिक बताऊं कि आप इसे कैसे याद कर सकते हैं। अल्फा को आप अगर ए कंसीडर कर लें, बीटा को बी कंसीडर कर लें और गामा को सी कंसीडर कर लें, ठीक है। तो अल्फा क्योंकि ए है तो ए जो है वो बी और सी के दरमियान मौजूद होगा, यानी ए अब हम यहाँ पर मेंशन नहीं करेंगे। और इसी तरह से बीटा जो है वो अब बी को माइनस कर दें तो किसके दरमियान मौजूद होगा? ए और सी के दरमियान। गामा अगर सी है तो लेंथ में से सी को माइनस कर दें तो 2 लेंथ बचती हैं, ये ए और बी के दरमियान मौजूद होगा। ये छोटा सा आप कह लें कि ट्रिक है जिससे आपको याद रहेगा कि गामा एंगल किन 2 लेंथ्स के दरमियान मौजूद है और बाकी डिफरेंट एंगल्स भी किन लेंथ्स के दरमियान मौजूद हैं, ठीक है। फर्दर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्रिस्टल्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। स्टूडेंट्स, अभी हमने लेक्चर के स्टार्ट में डिस्कस किया था कि क्रिस्टल को हम किस तरह से बनाते हैं कि एक कंपाउंड के लिक्विड सॉल्यूशन को हम कूल करते हैं और हमारे पास क्रिस्टल अपीयर हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, क्रिस्टल के बनने में एक्सटर्नल कंडीशंस बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। हमारे इन्वायरमेंट में एक्सटर्नल कंडीशंस कांस्टेंट नहीं होती, किसी जगह प्रेशर ज़्यादा है, किसी जगह टेम्परेचर ज़्यादा है, ठीक है। तो एक्सटर्नल कंडीशंस चेंज होने की वजह से क्रिस्टल की शेप भी चेंज हो जाती है, ठीक है। तो इन डिफरेंट कंडीशंस की वजह से हमारे पास क्रिस्टल की बहुत ज़्यादा, यानी आप कह लें कि डिफरेंट क्रिस्टल्स की बहुत ज़्यादा फॉर्म्स मौजूद हैं। यू कैन से 230 क्रिस्टल फॉर्म्स जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं।
तो स्टूडेंट्स इतनी ज़्यादा क्रिस्टल फॉर्म्स को स्टडी करने के लिए तो फर्दर हमने इसको डिवाइड किया, इनकी क्लासेस बनाई, तो 32 क्लासेस में हम इन्हें फर्दर डिवाइड करते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स जब हम क्रिस्टल्स को क्रिस्टेलोग्राफिक एलिमेंट के रेफरेंस से स्टडी करना चाहें, क्रिस्टेलोग्राफिक एलिमेंट्स में अगर हम किन चीज़ों को कंसिडर करते हैं, लेंस को, ABC लेंस और एंगल्स अल्फा बीटा गैमा, ठीक है। जब इस रेफरेंस से हम क्रिस्टल फॉर्म्स को स्टडी करना चाहते हैं तो फिर हम 7 क्रिस्टल सिस्टम डिस्कस करते हैं या स्टडी करते हैं, जो कि हमारा फर्दर टॉपिक है। तो सबसे पहले हम क्रिस्टल सिस्टम को अगर डिफाइन करना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे कि आ क्रिस्टल सिस्टम may be identified by the dimensions of its unit cell along its 3 edges, एजेस भी कह सकते हैं और एक्सिस भी कह सकते हैं। कौन कौन से हैं? दैट इज ABC एंड 3 एंगल्स बिटवीन द एक्सिस, जो कि कौन से हैं? अल्फा बीटा गैमा, ठीक है। तो ये वही बात यहां पर हमने लिख दी है कि क्रिस्टल सिस्टम हम किस रेफरेंस से स्टडी कर रहे होते हैं, यूनिट सेल की डायमेंशंस, 3 एजेस या 3 एक्सिस जो कि ABC लेंस है और 3 एंगल्स दैट इज अल्फा बीटा और गैमा, ठीक है। इन दोनों पैरामीटर्स या आपके लिए इन 6 पैरामीटर्स को जब हम अंडर डिस्कशन रखते हैं तो फिर हमारे पास 7 क्रिस्टल सिस्टम आते हैं। आइए स्टूडेंट्स इन 7 क्रिस्टल सिस्टम को फर्दर डिटेल में डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स स्टार्ट करने जा रहे हैं क्रिस्टल सिस्टम। बेसिकली स्टूडेंट्स 7 क्रिस्टल सिस्टम डिस्कस करेंगे। जब भी स्टूडेंट्स हम 3 डायमेंशनल स्पेस में पार्टिकल्स को अरेंज करते हैं तो हमारे पास 14 डिफरेंट टाइप्स के क्रिस्टल लैटिस जो हैं अपीयर होते हैं, यानी आप कह सकते हैं 14 डिफरेंट टाइप्स की अरेंजमेंट हैं। इन 14 लैटिसेस को हम क्या कहते हैं? ब्रेविस लैटिसेस कहते हैं, क्योंकि 1850 में फ्रेंच फिजिस्ट ब्रेविस ने हमें ये इंफॉर्मेशन दी थी कि पार्टिकल्स को जब आप अरेंज करते हैं तो 14 डिफरेंट टाइप्स की अरेंजमेंट हमारे सामने आती हैं। लेकिन स्टूडेंट्स जब हम इन्हें क्रिस्टेलोग्राफिक एलिमेंट की बेसिस पे स्टडी करते हैं तो फिर हम इन्हें 7 क्रिस्टल सिस्टम में क्लासिफाई करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 7 क्रिस्टल सिस्टम में। सबसे पहले सिस्टम दैट इज क्यूबिक सिस्टम। अब क्रिस्टेलोग्राफिक एलिमेंट्स हम इसमें डिस्कस करते हैं, वो कौन से हैं? एक्सिस डिस्कस करेंगे, ठीक है, और साथ ही हम एंगल्स को डिस्कस करेंगे कि क्यूबिक सिस्टम की एक्सिस क्या है और इसके एंगल्स, उनकी वैल्यूज क्या होंगी, ठीक है। स्टूडेंट्स अब आप देख सकते हैं आपके सामने ये क्यूबिक सिस्टम है। इसके अंदर A लेंथ दैट इज अलोंग x एक्सिस, B लेंथ इज अलोंग y एक्सिस एंड C लेंथ इज अलोंग Z एक्सिस। अब आप तीनों लेंथ्स को ऑब्जर्व करें तो क्यूबिक सिस्टम में तीनों लेंथ्स बराबर हैं। वी कैन से A इज इक्वल टू B एंड B इज इक्वल टू C। इसी तरह से स्टूडेंट्स अब आप एंगल्स को ऑब्जर्व करें, अल्फा एंगल, बीटा एंगल एंड गामा एंगल। तीनों एंगल्स इक्वल हैं और राइट एंगल हैं, यानी 90 डिग्री इनकी वैल्यू है। तो हम कह सकते हैं कि क्यूबिक सिस्टम में अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इनकी स्पेसिफिकेशन हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C एंड अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा 90 डिग्री, ठीक है। जिस भी यूनिट सेल की ये डायमेंशंस होंगी उस सिस्टम को हम क्या कहेंगे? क्यूबिक सिस्टम कहेंगे। स्टूडेंट्स अगर हम अपनी डेली लाइफ में एग्जाम्पल देखना चाहें कि क्यूबिक सिस्टम हमें या क्यूबिक शेप हमें कहाँ नजर आती है, तो स्टूडेंट्स आपके सामने ये डाइस एज एन एग्जाम्पल है क्यूबिक सिस्टम की,
और इसी तरह से ये क्यूब, इसकी भी शेप क्या है, क्यूबिक है, ठीक है। तो डेली लाइफ में क्यूबिक सिस्टम को हम इन दो एग्जांपल्स में ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब स्टूडेंट सेकंड क्रिस्टल सिस्टम की तरफ आते हैं, दैट इज टेट्रागोनल सिस्टम। टेट्रागोनल सिस्टम कैसे बनेगा स्टूडेंट्स, ये क्यूब को दोबारा से ऑब्जर्व करें, अगर हम इसकी सी लेंथ बढ़ा दें, ठीक है, ए और बी लेंथ बराबर रखें, सी लेंथ को बढ़ा दें तो क्या होगा, ए इज इक्वल टू बी बट बी इज नॉट इक्वल टू सी, ठीक है। दो लेंथ्स बराबर एक लेंथ बराबर नहीं होगी, और एंगल देखें, तीनों एंगल्स अगेन 90 डिग्री पे हैं, राइट एंगल्स हैं, तो ये शेप जो हमारे पास अपीयर होगी इसे हम क्या कहेंगे, दैट इज द टेट्रागोनल सिस्टम, ठीक है स्टूडेंट्स। अब टेट्रागोनल सिस्टम हम अपनी डेली लाइफ में कहाँ ऑब्जर्व करते हैं, हमारे घर में फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, उसकी शेप क्या होती है, टेट्रागोनल होती है। इसी तरह से बस, उसकी शेप भी क्या है, टेट्रागोनल है। तो स्टूडेंट्स, टेट्रागोनल सिस्टम की स्पेसिफिकेशंस हम कैसे लिखेंगे, A इज इक्वल टू बी बट B इज नॉट इक्वल टू C, ठीक है, और अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। एक लेंथ चेंज कर देने से क्यूबिक सिस्टम जो है वो टेट्रागोनल सिस्टम में चेंज हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से स्टूडेंट्स, थर्ड हमारे पास सिस्टम है ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम। अब ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम कैसे बनेगा स्टूडेंट्स, अब आप दोबारा से ये टेट्रागोनल सिस्टम को देखें, अब यहां पर हम अगर ए लेंथ को भी इंक्रीज कर दें, ठीक है, यानी पहले क्या था, टेट्रागोनल सिस्टम में ए लेंथ बी लेंथ बराबर थे, अब हमने ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम में ए लेंथ भी बदल दी, तो अब क्या होगा, तीनों लेंथ्स चेंज होगी, ए इज नॉट इक्वल टू बी एंड बी इज नॉट इक्वल टू सी, तीनों लेंथ्स चेंज हो गई हैं, लेकिन एंगल स्टिल 90 डिग्री हैं, तो ये शेप हमारे पास अपीयर हुई, इसे हम क्या कहते हैं, ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम। और अगर हम अपनी डेली लाइफ में इस शेप को ऑब्जर्व करना चाहें तो बड़ी कॉमन सी एग्जांपल है ब्रिक की ईंट, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि इसकी तीनों लेंथ्स डिफरेंट हैं, लेकिन एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री। तो ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम की हम स्पेसिफिकेशन कैसे लिख सकते हैं, A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, whereas alpha, beta and gamma are right angles 90 degree. Next crystal system की तरफ आते हैं, that is the monoclinic system। जी, अब हम देखना चाहते हैं कि monoclinic system कैसे बनेगा। ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम में हम क्या चेंजेस करेंगे कि वो ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम जो है वो मोनोक्लिनिक सिस्टम में चेंज हो जाए। स्टूडेंट्स देखिए, ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम में तीनों लेंथ्स बराबर नहीं है, तीनों लेंथ्स डिफरेंट हैं, तो अब हम ऐसा करेंगे कि हम बीटा एंगल को चेंज कर देंगे, कि बीटा एंगल को 90 डिग्री से बढ़ा देंगे, तो फिर जो हमारे पास शेप अपीयर होती है दैट इज द मोनोक्लिनिक सिस्टम, ठीक है। तो मोनोक्लिनिक सिस्टम में क्या होगा कि लेंथ्स बराबर नहीं है, अल्फा इज नॉट इक्वल ए इज नॉट इक्वल टू बी एंड बी इज नॉट इक्वल टू सी, और अगर हम एंगल्स की बात करें तो अल्फा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये दोनों एंगल्स क्या हैं, 90 डिग्री पे होंगे, और बीटा एंगल जो है वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा, ग्रेटर देन 90 होगा। तो इसकी स्पेसिफिकेशन हम कैसे लिखेंगे, A is not equal to B is not equal to C and alpha is equal to gamma is equal to 90 डिग्री, और बीटा हमारे पास 90 डिग्री के इक्वल नहीं था, ठीक है, मोर देन 90 डिग्री है। नेक्स्ट आते हैं सिस्टम की तरफ, हमारे पास दैट इज द ट्राइक्लिनिक सिस्टम। जी स्टूडेंट्स, ट्राइक्लिनिक सिस्टम कैसे बनेगा। मोनोक्लिनिक सिस्टम में अभी हमने डिस्कस किया था कि लेंथ्स इक्वल नहीं है और सिर्फ हमने बीटा एंगल चेंज किया था, अल्फा और गामा एंगल जो थे वो 90 डिग्री थे। अब ट्राइक्लिनिक सिस्टम बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि हम गामा एंगल भी चेंज कर देंगे, यानी तीनों एंगल्स अगर बराबर ना हो और तीनों लेंथ्स बराबर ना हो
तो फिर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो सिस्टम आता है दैट इज द ट्राइक्लिनिक सिस्टम, ठीक है। तो ट्राइक्लिनिक सिस्टम की स्पेसिफिकेशन क्या होगी कि एक्सिस इक्वल नहीं है और इसी तरह से एंगल्स भी इक्वल ना हो, तो कौन सी शेप आती है, दैट इज द ट्राइक्लिनिक सिस्टम, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ट्राइक्लिनिक सिस्टम को स्टूडेंट्स आप कहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं, कॉपर सल्फेट 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, अगर इसका हम क्रिस्टल देखें तो इसकी जो शेप है दैट इज द ट्राइक्लिनिक सिस्टम। नेक्स्ट क्रिस्टल सिस्टम को हम देखते हैं दैट इज द हेक्सागोनल सिस्टम। स्टूडेंट्स हेक्सागोनल सिस्टम को समझने के लिए हमें दोबारा से टेट्रागोनल सिस्टम पर आना होगा कि टेट्रागोनल सिस्टम की स्पेसिफिकेशन हमने क्या की थी, A इज इक्वल टू B एंड B इज नॉट इक्वल टू C, और तीनों एंगल्स जो थे वो 90 डिग्री थे। लेकिन स्टूडेंट्स अब टेट्रागोनल सिस्टम में अगर हम थोड़ी सी चेंजेस करें कि हम लेंस इसी तरह से रहने दें लेकिन गैमा एंगल को हम थोड़ा सा बढ़ा दें, 90 डिग्री से 120 डिग्री कर दें, तो हमारे पास जो शेप आएगी दैट विल बी द हेक्सागोनल सिस्टम, ठीक है स्टूडेंट्स। हेक्सागोनल सिस्टम को आप किस तरह से किस एग्जांपल्स के में ऑब्जर्व कर सकते हैं, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है, इसके अंदर आप हेक्सागोनल सिस्टम को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इसकी स्पेसिफिकेशन हम किस तरह से लिखेंगे, अल्फा इज इक्वल A इज इक्वल टू B बट B इज नॉट इक्वल टू C, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री वेयर एज गैमा इज इक्वल टू 120 डिग्री, ठीक है। ये हो गया हमारा हेक्सागोनल सिस्टम। अब लास्ट हमारे पास आ जाएगा दैट इज द रोम्बोहेड्रल सिस्टम। रोम्बोहेड्रल सिस्टम स्टूडेंट्स क्यूब से कुछ मिलता जुलता है। बेसिकली स्टूडेंट्स अगर हम क्यूब को लें, क्यूब में क्या स्पेसिफिकेशन थी कि तीनों लेंथ सेम थी और तीनों एंगल्स भी सेम थे, राइट एंगल्स थे, ठीक है। अगर क्यूब को मैं थोड़ा सा पुश कर दूं, यानी इसके एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री और 120 डिग्री के बीच में मौजूद हो और तीनों एंगल्स डिफरेंट हो, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा एंड बीटा इज नॉट इक्वल टू गैमा, और तीनों एंगल्स 90 डिग्री और 120 डिग्री के दरमियान हो, तो जो हमारे पास शेप आएगी दैट विल बी द रोम्बोहेड्रल सिस्टम। तो रोम्बोहेड्रल सिस्टम की हम स्पेसिफिकेशन कैसे लिखेंगे कि तीनों लेंथ्स बराबर हैं जैसे कि क्यूब की होती हैं, A इज इक्वल टू B एंड B इज इक्वल टू C, और एंगल्स की अगर हम बात करें अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गैमा, और एंगल लाइज बिटवीन 90 डिग्री एंड 120, ठीक है। इन दोनों के दरमियान जो है ये एंगल मौजूद होगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम ये डिस्कस करना चाहते हैं कि ये सारे सिस्टम जो हैं इनकी एक्सिस और एंगल्स को हम याद कैसे करें, ठीक है। कैसे हम ये चीज जहन में रखें कि किसकी लेंथ जो है वो बराबर होंगी, किसकी लेंथ बराबर नहीं होंगी, एंगल्स क्या होंगे। तो स्टूडेंट्स आइए मैं आपके साथ एक ट्रिक शेयर करना चाहती हूँ जिसके जरिए से हम ये 7 क्रिस्टल सिस्टम, इसके एक्सिस और इसके एंगल्स बड़ी आसानी के साथ याद कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स। इसके लिए आपको सबसे पहले ये टेबल ड्रॉ करना होगा, ठीक है। सबसे पहले कॉलम में हम क्रिस्टल सिस्टम मेंशन करेंगे, फिर एक्सिस, एंगल्स और लास्ट में एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम एक कोड लिखते हैं दैट इज CTO रहमत जी। अब इस कोड को हम कैसे डिवाइड कर रहे हैं, CTO से हम कट्टो RHMT रहमत, ये कोड वर्ड आप इस तरह से याद कर सकते हैं, ठीक है। CTO से कट्टो रहमत, ठीक है। अब हम इसमें अपने क्रिस्टल सिस्टम लिखेंगे किस तरह से, C से क्या है क्यूबिक, T से टेट्रागोनल, O से ऑर्थोरोम्बिक, R से रोम्बोहेड्रल, फिर हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक एंड देन
ट्राइक्लिनिक, ठीक है। ये हमने 7 क्रिस्टल सिस्टम मेंशन कर दिए। अब बारी आती है एक्सिस की। स्टूडेंट्स एक्सिस के लिए आपने पहले A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी सब में फिल कर देना है, ठीक है। ये देखिए इस तरह से, फिर मैं आपको इसका कटिंग पैटर्न स्पेसिफिक है वो बताती हूँ वो क्या होगा। सबसे पहले हम सारे कॉलम्स में इस तरह से A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी फिल कर देंगे। अब हमने काटना एक खास पैटर्न से है कि पहले A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, ठीक है। फर्स्ट कॉलम में ये फर्स्ट रो में कोई कटिंग नहीं होगी, सेकंड रो में फर्स्ट कटिंग B और C के दरमियान होगी और थर्ड में दोनों कट जाएंगे, ठीक है। अब यही पैटर्न दोबारा से रिपीट होगा, फर्स्ट में कोई कटिंग नहीं, सेकंड में B और C कट जाएगा, थर्ड में दोनों कट जाएंगे, ठीक है। ट्राइक्लिनिक सिस्टम को याद करना बहुत ही आसान है। ये वाहिद सिस्टम है जिसकी ना तो लेंथ्स बराबर है और ना ही एंगल्स बराबर हैं, तो आप बड़ी आसानी के साथ यहाँ लिख सकते हैं कि इसके लेंथ्स भी बराबर नहीं है, आप कह लें कि एक्सिस भी बराबर नहीं है, और इसी तरह से स्टूडेंट्स इसके एंगल्स भी बराबर नहीं होंगे। अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो लेंस या एक्सिस हमें याद होगी, पहले में कोई कटिंग नहीं, सेकंड में 1 कट करना है, थर्ड में दोनों कट कर देने, यही पैटर्न दोबारा रिपीट करना है। और ट्राइक्लिनिक सिस्टम में ना एंगल्स बराबर हैं और ना ही लेंस या यू कैन से एक्सिस, ठीक है। अब एंगल्स की बात आ गई बाकी सिस्टम्स के लिए। तो एंगल्स के लिए स्टूडेंट्स अब हम लिखेंगे अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। स्टूडेंट्स ये टर्म हमने फर्स्ट 3 के लिए सेम लिखनी है। पहले 3 के लिए अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा 90 डिग्री, ये हम तीनों के लिए लिख देंगे। यानी पहले 3 में तीनों एंगल्स किसके बराबर हैं? 90 डिग्री के बराबर हैं, ठीक है। अब याद रखने के लिए ट्राइक्लिनिक और रोम्बोहेड्रल में तीनों एंगल्स बराबर नहीं होते, ठीक है। इसमें अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री के इक्वल नहीं होते, इसमें तीनों एंगल्स बराबर नहीं होते, बट lies between 90 डिग्री एंड 120 डिग्री, ठीक है। अब ये 2 रह गए हैं, दैट इज हेक्सागोनल और हमारे पास क्या आ गया है मोनोक्लिनिक, ठीक है। स्टूडेंट्स अब यहाँ पर आप देखें कि हेक्सागोनल के केस में क्या होगा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी पीछे वाला ही चल रहा है अल्फा बीटा 90 डिग्री, लेकिन यहाँ गामा क्या हो गया है 120 डिग्री हेक्सागोनल के केस में, ठीक है। और हमारे पास अल्फा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये किस केस में है? मोनोक्लिनिक के केस में है। यहाँ अल्फा बीटा 90 था, यहाँ अल्फा गामा 90 हो गया है, और बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, दैट वाज ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक है। दोबारा से एंगल्स के लिए देखें, पहले 3 90 डिग्री पे, रोम्बोहेड्रल ट्राइक्लिनिक इनमें तीनों एंगल्स बराबर नहीं है, और हेक्सागोनल में एक गामा एंगल जो है 120 डिग्री के इक्वल होता है, और आपके पास मोनोक्लिनिक में बीटा एंगल जो है वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा, बाकी रेस्ट ऑफ द एंगल्स 90 डिग्री के इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये हमने एंगल्स याद कर लिए। अब एग्जांपल्स की बारी आती है, इसके साथ हमें एग्जांपल्स भी मेंशन करनी है। तो क्यूबिक केस में हमारे पास NaCl की एग्जांपल आती है, सोडियम ब्रोमाइड है, इसी तरह से कॉपर है, सिल्वर है और गोल्ड है, ठीक है। और टेट्रागोनल के केस में देखें, हमारे पास एग्जांपल आ रही है टिन की, टिन ऑक्साइड है, मैग्नीज ऑक्साइड है, ठीक है। और स्टूडेंट्स ऑर्थोरोम्बिक के केस में आप देख सकते हैं आयोडीन है, सल्फर, बेरियम सल्फेट, ठीक है। रोम्बोहेड्रल के केस में स्टूडेंट्स हम लिखेंगे बिस्मथ, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, इसी तरह से NaNO3 एंड KNO3, ठीक है। हेक्सागोनल के केस में स्टूडेंट्स हमारे पास एग्जांपल आएगी ग्रेफाइट की, आइस की एग्जांपल, ठीक है। आसान सी एग्जांपल्स याद कर लें। मोनोक्लिनिक सिस्टम में शुगर है, सल्फर है और बोरक्स है, ठीक है। ट्राइक्लिनिक सिस्टम में स्टूडेंट्स बोरिक एसिड आता है, ठीक है, और इसी तरह से K2Cr2O7 और कॉपर सल्फेट विद 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन,
ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये आपने एग्जाम्पल्स एटलीस्ट 3 एग्जाम्पल्स हर क्रिस्टल सिस्टम के साथ आपने लाजमी याद करनी है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने इस टेबल में 7 क्रिस्टल सिस्टम को समराइज किया है। होप्स स्टूडेंट्स आपको ये ट्रिक जो है अच्छा लगा होगा क्रिस्टल सिस्टम को याद करने के लिए। अपना लेक्चर यहाँ पर खत्म करते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।